आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। कभी ऐसा नहीं होगा कि प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन ना आए। कोई हो सकता है कोई एक आध चैप्टर हो जिससे क्वेश्चन ना आए, पर प्रॉफिट एंड लॉस से मेंस के पेपर में क्वेश्चन ना आए ये तो कभी सवाल ही नहीं उठता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हमें क्या करना है, हमें स्पीड बनाना है और कंसेप्ट भी पूरी तरीके से सीखना है। हर क्वेश्चन के पीछे, सॉल्व करने के पीछे दो ही सेक्शन होता है, एक होता है कंसेप्ट का सेक्शन और दूसरा होता है कैलकुलेशन का सेक्शन। कैलकुलेशन का सेक्शन। तो एक जो बात आपको समझनी है वो ये समझनी है कि कंसेप्ट के नाम पे जो है, कंसेप्ट के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं होता। बहुत बेसिक बेसिक चीज है जो आपको समझनी है। और यहाँ पे जो समय लगता है वो लगता है थोड़ा कैलकुलेशन में, मेंसुरेशन में और प्रॉफिट एंड लॉस में कैलकुलेशन में समय जाता है। कैलकुलेशन में समय तब जाता है जब आपने तमीज से परसेंटेज ना पढ़ा हो या रेशियो का चैप्टर ना पढ़ा हो। रेशियो की अगर बेसिक जानकारी है और परसेंटेज की तमीज से जानकारी है कि परसेंटेज से रेशियो, रेशियो से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो कैलकुलेशन होता है वो आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर जो है बहुत सारे रैंडम डेटा भी देता है और वो रैंडम डेटा आपको एग्जाम के अंदर ही देखना होता है, सोचना होता है, कन्वर्ट करना होता है। और कई बार आपके जो डेटा बनते हैं वो डेटा ऐसे बनते हैं कि प्राइम नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। तो वैसे में वो प्राइम नंबर के मल्टीपल ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल होता है, उसे गुणा भाग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, काटा पीटी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ टाइम लग जाता है। कंसेप्ट अप्लाई करने में 3-4 सेकंड लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन करने में कहीं ज़्यादा समय लग जाएगा। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में कंसेप्ट भी सीखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि हम कैलकुलेशन में अपनी जो है स्पीड कैसे बढ़ाएं, ताकि हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्वेश्चन है वो भी 2x स्पीड से, 1.5x स्पीड से सॉल्व कर ले। सब क्वेश्चनों में तो ऐसा नहीं होता, कुछ कुछ क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत हेल्दी आ जाता है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। हम मान के चल रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आपने पूरा पढ़ा रखा होगा, लेकिन एक छोटी सा रिवीजन रख लेते हैं कंसेप्ट का। अगर कंसेप्ट की बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों ऐसे समझे। अगर हम सीपी की बात करें, ये टर्म होते हैं जो हम लोग जानते हैं, इसको अंग्रेजी में जो है कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और हिंदी में क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। और हमारी जो एसपी होता है वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जो है, या विक्रय मूल्य हिंदी में बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं। अगर मैं इसमें बात करूं आपको कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझना है, जो ध्यान रखना होता है, वो आपको ध्यान रखना होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें या लाभ की बात करें तो ये होता है आपका एसपी में से सीपी को आप घटाते हो, एसपी में से सीपी को घटाते हो। अगर मैं लॉस की बात करूं या हानि की बात करूं तो ये क्या होता है, ये आप सीपी में से एसपी को घटाते हो। अगर मैं यहीं पे आपको ये बात करूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट दो अलग अलग चीज है। प्रॉफिट परसेंट की अगर बात करूं तो हम इसको किस पे कैलकुलेट करते हैं, एसपी में से सीपी, ये जो लाभ होता है, लाभ अपान सीपी, हम इसको सीपी पे कैलकुलेट करते हैं, ये हमको ध्यान रखना होता है, इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसी तरीके से हम लॉस की बात करें तो सीपी माइनस एसपी अपॉन सीपी इंटू 100%। इसमें जो कंसेप्चुअली एग्जामिनर आपको फंसाता है वो ये फंसाता है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो है, जो सीपी पे कैलकुलेट होता है यूजुअली, वो कई बार एग्जामिनर क्वेश्चन में दे देता है कि इसे हम एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं, प्रॉफिट या लाभ की बात करूं, वो भी परसेंटेज में, एसपी पे, ऑन एसपी, अगर हम एसपी पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारा जो ऊपर वाला टर्म रहता है सेम ही रहता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन नीचे एसपी से भाग देते हैं इंटू 100। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं लॉस, लॉस या हानि जो है किस पे, एसपी पे अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या काम करते हैं, सीपी माइनस एसपी अपॉन एसपी इंटू 100। ये हम लॉस परसेंटेज निकालते हैं जब एसपी पे कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत छोटी छोटी जानकारियां हैं जो एग्जामिनर आपको इनका इस्तेमाल करके एग्जाम के अंदर फंसाता है। तो अगर एक बार बेसिक टर्म आप समझ गए हैं तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, आज हम डिस्काउंट की चर्चा नहीं करेंगे, डिस्काउंट की चर्चा आने वाली क्लास में करेंगे। तो मैं वहाँ पर डिस्काउंट और डिस्काउंट के डेफिनेशंस
बताऊंगा, और भी बहुत सारा कुछ डिस्कस करेंगे जो है। लेकिन हम अगर बेसिक टर्म की बात करें, बेसिक टर्म है जो हमारा एसपी, सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। तो आज ज़्यादातर जो डिस्कशन रहेगा वो इसी पे रहेगा, और ये पूरा डिस्कशन उन क्वेश्चन पे रहेगा जो आपके सीजीएल मेंस में आए हैं। सीजीएल प्री में आने वाले क्वेश्चंस को काट के हमने सारे वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके मेंस में पूछे गए हैं पिछले 4-5 सालों में, उन्हीं क्वेश्चन का कलेक्शन लिया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं जो है कि मेंस में जब आप जाओगे तो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और जब वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो देख के आपको क्या समझना है, उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। चलो सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखो। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹701.5 एट अ लॉस ऑफ 23.33%। 701.5 रुपए में 23.33% की हानि पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर मैं कंसेप्ट के सेक्शन की बात करूं, इस क्वेश्चन में ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, इसमें कंसेप्ट के सेक्शन में कुछ नहीं है, कंसेप्ट के सेक्शन में कुछ नहीं है। अगर कंसेप्ट के सेक्शन में कुछ नहीं है तो एक्चुअली एग्जामिनर इसको क्यों पूछना चाहता है आपके मेंस में, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है, अच्छा खासा कैलकुलेशन है। सवाल क्या दिया हुआ है, 23.33%, 23.33% की हानि होने पर 701.5 रुपए में बेचता है। 23.33% की हानि होने का क्या मतलब हो गया, इसको दो तरीके से करते हैं। एक तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। इसका जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा तो आप सबको ये विजुअलाइज होना चाहिए 23.33% को कैसे लिख सकते हैं। इसको हम 15% परसेंटेज में चैप्टर में सिखाया गया है, 8.33% लिख सकते हैं। अब अगर ये चीज 2-1 सेकंड के क्लिक पे अगर आपको नहीं दिखा कि आपको इसको ऐसे कन्वर्ट करना है तो पेन हो जाएगा आपको कैलकुलेशन में, समय बहुत ज्यादा किल होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन में 1-1 मिनट तक बच्चे लेते हैं, 2-2 मिनट तक लगा देते हैं, और क्योंकि दिया ही ऐसा है, दिया ही ऐसा। मैं अभी डेटा दिखाता हूं। अगर 15% की वैल्यू की बात करें, ये हो जाएगा 3/20। ये मन में कैलकुलेट करना है, मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं जो है 8.33%। अब आपको याद होना चाहिए कि ये 1/12 की वैल्यू है, 1/12 की वैल्यू है, याद होना चाहिए। अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़ के आए हो तो ये आपको आसान रहता है। जब ये ध्यान से देखोगे तो ये होता है 14/60, 14/60 हो जाएगा, मतलब एलसीएम लोगे 60 आ जाएगा, 3 3 9 5 14 हो जाएगा, 14/60। अगर कोई चीज हमारी 60 रुपए की थी, ठीक है ना, तो मुझे क्या है 14 रुपए की हानि पे उसे बेचना पड़ा है। 14 रुपए की हानि में बेचना पड़ा है, मतलब मैंने उसे बेचा कितना है, मैंने बेचा उसे 46 रुपए में। इस 46 की वैल्यू सवाल में दिया हुआ है 701.5, 701.5 सवाल में इसकी वैल्यू दी हुई है। पूछा है क्रय मूल्य क्या है, मतलब आपसे क्रय मूल्य पूछने का मतलब हो गया 60 की वैल्यू पूछी है, यही ना, 46 की वैल्यू दी हुई है और 60 की वैल्यू पूछी है, तो 701.5 बटा 46 गुणा 60, इसकी वैल्यू पूछी है। या इसको शॉर्ट और कर सकते हो, कैसे शॉर्ट कर सकते हो, जब 60 और 46, 60 से 46 हो रहा है तो इनका रेशियो निकालो। जैसे रेशियो निकालोगे तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 23। तो आप यूं कह सकते हो कि हम इसको 23/30 से भाग देते हैं, सॉरी 30/23 से भाग देते हैं। अब अगला सवाल क्या है कि ये जो 23 है ना, 23 का 701.5 में भाग देना है। 23 का 7.1 में भाग देने के लिए आपको 23 का टेबल आना चाहिए। अगर 23 का टेबल सही से नहीं आ रहा है तो ये सवाल सॉल्व करना आपके लिए टाइम टेकिंग प्रोसेस है। 23 × 69 और यहां से बचा 23 × 69, 115 बचा। क्या बचा? 115 बचा। और 23 पंजे बात करोगे, 23 पंजे बात करोगे तो ये हो जाएगा 115। अभी जिसको टेबल नहीं आ रहा होगा वो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएगा, जिसको टेबल नहीं आ रहा होगा वो बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाएगा। और 35 का 3 में गुणा करोगे तो 915 आएगा। क्या ये 35 सही लिखा है या बीच में जीरो भी है? बीच में जीरो भी है। 701.5 को जब भी भाग दोगे तो यहाँ 23 से भाग दोगे 69 आएगा, तो यहाँ 1 बचेगा। फिर 1 आएगा, 11 भाग नहीं जाएगा तो 1 0 बीच में डालना पड़ेगा, फिर 115 आएगा, 23 पंचे 115 हो जाएगा। तो ये 30.5 आएगा। कितना? 30.5 आएगा। ये जीरो यहाँ से हट जाएगा, 5 से गुणा करोगे तो 305 का 3 में गुणा करोगे तो 915 आ जाएगा। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा।
एक तो ये तरीका था, अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है तो आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करोगे, और 23 का टेबल अगर याद है तो आपको तुरंत दिख जाएगा, और अगर 23 का टेबल याद नहीं है तो ये दिखेगा नहीं। दूसरा तरीका है, इसको क्या कर सकते हो आप, इसको सीधे 100 में से घटा लो। जैसे 100 में से इसको घटाओगे तो ये आपका 76.67% बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 76.67% बन जाएगा। इसकी वैल्यू सवाल में दी हुई है 701.5, और फिर 100% की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 701.5 बटा 76.67 इंटू 100 करोगे, और फिर इसको भाग देने जाओगे और इसमें दिखाई नहीं देगा, कुछ दिखाई नहीं देगा कि कौन सी चीज किससे कट रही है, अननेसेसरी बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो अगर आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने आता है परसेंटेज को, तो सवाल प्रॉफिट एंड लॉस के आसान हो जाते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा सवालों को देख के कि कौन सा ऐसा जगह है, ये वाला तरीका यहाँ पे लगाओगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, जो सही तरीका होगा वो ये वाला तरीका होगा। इस तरीके से लगाओगे तो सवाल थोड़ा जल्दी लगेगा। कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन हैं जो आपको रेशियो में कन्वर्ट करने पड़ेंगे, कई सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपको एग्जाम में जो है परसेंटेज में करने पड़ेंगे। तो प्रैक्टिस आपको इतनी करनी पड़ेगी कि क्वेश्चन देख के आपको ये पता होना चाहिए किस रूट से जाओगे तो आपके सवाल को करने का जो समय है वो कम होगा। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया हुआ, एक मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य 59620 रुपए है और इसे 8.4% लाभ पर बेचा गया है। मोबाइल फोन का लागत मूल्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। इस सवाल में बुद्धि बहुत तेज लगानी। मैं जरा ऑप्शन देख रहा था, ये लिखा है 52,000, ये 45,000, ये 5,000, ये 55,000, तो मुझे यहाँ 11 का मल्टीपल दिखा। जैसे मुझे 11 का मल्टीपल दिखा मेरी बुद्धि थोड़ी घूम गई, क्योंकि सवाल में कंसेप्ट के नाम पे तो कुछ है नहीं। मैं तुरंत ये देखने की कोशिश करता हूँ कि 8.4% में क्या 11 की डिविजिबिलिटी है, नहीं, और अगर लाभ हो रहा है 100 पे 8.4% का, तो मेरा हो गया 108.4%। मैंने इसको देखा क्या 11 का ये डिविजिबल है, मैं सिर्फ देख रहा था क्या 11 का डिविजिबल है, तो मैंने देखा कि 8 1 9 4 घटा, तो ये 11 का डिविजिबल ये भी नहीं है, 11 का डिविजिबल ये भी नहीं है। तो मैं फिर इस नंबर को देखता हूँ क्या 11 का डिविजिबल है, तो मैं ऐसे देखता हूँ, अब 6 5 11 9 2 11, ये 11 का डिविजिबल है, मेरे को 11 की डिविजिबिलिटी दिख गई। तो मेरे को एक बात ये समझ में आया क्या कि ये जो हमारा मेन नंबर है, जो हमारा विक्रय मूल्य है, निकालेंगे तो हम जो भी अपना मूल्य वगैरह है वो इसी नंबर से निकालेंगे, बाकी तो सब रेशियो है, इसका एक रेशियो में वैल्यू निकल के आएगी। तो इनमें कहीं 11 नहीं है तो इसका 11 कटेगा नहीं, तो जो भी हमारी वैल्यू आएगी उसके अंदर 11 होगा। मैं इस ऑप्शन को टिक करूंगा और निकल के चला जाऊंगा। लेकिन ये मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, कि मेरे को डिविजिबिलिटी सही से देखने आती है, तो मैं सवाल को सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है। फिर भी एग्जामिनर ने एक हिंट दिया हुआ है कि अगर आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा तेज है तो इस तरीके के सवालों को आप चुटकियों में निपटा सकते हो। अदरवाइज फिर आप ऐसे इसको कैसे करोगे कि मोबाइल फोन का विक्रय मूल्य दिया हुआ 59620 और इसे 8.4% लाभ पर बेचा जाता है, यहाँ इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो समय लग जाएगा ज्यादा। तो रेशियो में कन्वर्ट करने के बजाय आप सीधे ऐसे लिख सकते हो कि 108.4% की जो वैल्यू है सवाल में क्या दी हुई है 59620, बोला है ना कि 8.4% का लाभ हुआ है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 पे 8.4 जोड़ दोगे 108.4 हो गया, इसकी वैल्यू दी हुई है। और मोबाइल का लागत मूल्य निकालना है, 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 59620 अपॉन 108.4 और गुणे 100, ये आपका मान आना था। अगर किसी को सीधे सीधे नहीं दिख रहा था तो यहां से देख सकता था कि भाई ये 11 इसमें है लेकिन इसमें 11 नहीं है। अगर इसमें 11 नहीं है तो ऊपर वाला जो 11 है वो हमारे ऑप्शन में बचा रह जाएगा और एक ही ऑप्शन हमारा 11 का डिविजिबल है जो कि ऑप्शन नंबर बी है, और ये सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो आपको अपना ब्रेन शार्प करके रखना पड़ेगा कि जो सवाल है उन सवालों को कैलकुलेशन के वक्त समय कैसे शॉर्ट करते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस जैसे हमारे जैसे शिक्षक के साथ करोगे, या हमारे जैसे शिक्षक बहुत सारे और भी होंगे जिनको ये सारी चीजें पता होगी, तो आप ना इन सारी चीजों में अपना समय बहुत बचा पाओगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, एक दुकानदार खरीद मूल्य पर 20% लाभ की गणना करता है और दूसरे विक्रय मूल्य पर यदि दोनों 3,000 रुपए में बेचे गए माल पर 20% के लाभ का दावा करते हैं तो उनके लाभ में अंतर क्या है। देखो 20% लाभ दोनों का हो रहा है, 20% लाभ दोनों का मतलब हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है।
देखो एक बंदा जो है वो क्या काम कर रहा है, वो सीपी पे कैलकुलेशन कर रहा है, और एक बंदा जो है वो एसपी पे कैलकुलेशन कर रहा है। यही तो सवाल कह रहा है कि एक दुकानदार खरीद मूल्य पर 20% लाभ की गणना करता है और दूसरा विक्रय मूल्य पर। तो जब भी हम क्रय मूल्य पे करें या गणना विक्रय मूल्य पे करें, जो ऊपर वाला होता है वो हमारा सेम होता है, नीचे हम सीपी और एसपी कर देते हैं। तो एक के लिए जो सीपी है, एक के लिए सीपी 5 है और दूसरे के लिए एसपी 5 है। सवाल में क्या बोल रहा है, यदि दोनों 3,000 रुपए में बेचे गए माल पर 20% का लाभ, दोनों ने 3,000 रुपए में बेचा, दोनों ने 3,000 रुपए में ही बेचा। अगर मैं इसके लिए एसपी की बात करूं, इसके लिए एसपी 6 हो जाएगा, 5 की सीपी थी, 1 का लाभ था, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी जो हो जाएगा 5 + 1 6 हो जाएगा। तो इसके लिए 6 की वैल्यू कितनी है, 3,000, और इसके लिए 5 की वैल्यू कितनी है, 3,000। 5 की वैल्यू 3,000 है। तो पूछ रहा है उनके लाभ में अंतर क्या है। दोनों के लाभ तो 1 यूनिट है, इसके लिए अगर 1 यूनिट निकालोगे तो ये हो जाएगा 500, और इसके लिए अगर 1 यूनिट लगाओगे तो ये हो जाएगा 600। एक को 500 रुपए का लाभ हो रहा है, एक को 600 रुपए का लाभ हो रहा है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 रुपए। सवाल का कंसेप्ट समझ में आया भाई। 20% दोनों को लाभ हो रहा है, तो एक सीपी पे कैलकुलेट कर रहा है, एक एसपी पे कैलकुलेट कर रहा है। इसके लिए जो है सीपी 5 है और इसके लिए एसपी 5 है। अगर इसके लिए सीपी 5 है तो इसकी जो एसपी हो जाएगी 5 + 1 6। इसके लिए 6 की वैल्यू 3,000 हो गई, इसके लिए 5 की वैल्यू 3,000 हो गई। दोनों का जो लाभ है वो एक यूनिट ही है, तो एक यूनिट जब यहां से निकालेंगे तो 500 आएगा, यहां से 1 यूनिट निकालेंगे 600 आ जाएगा। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 500 600 के बीच में 100 रुपए का डिफरेंस है। बहुत प्यारा सा सवाल था, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट का सवाल था, कैलकुलेशन का सवाल ही नहीं था। अगला सवाल है, एक वस्तु को 425.25 रुपए में बेचने से 5.5% की हानि होती है। यदि उसी वस्तु को 465.75 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो भैया, इस सवाल को कैसे करते हैं, इस सवाल को ऐसे करते हैं कि आपको तो बस ये निकालना है कि ये कितना परसेंटेज है, ये कितना परसेंटेज है। ये ध्यान से देखोगे तो ये 94.5% है ना भाई। 5% 5.5% का जो है लॉस हो रहा है इतने में बेचने पे, तो कितना हो जाएगा, 94.5% सीपी का होगा ये। तो हम ये निकाल दें कि भैया ये कितना परसेंटेज है, बहुत सिंपल सा है। तो हम क्या काम करेंगे, हम बस ये निकाल देंगे कि भैया हमारा 425.25 है, 425.25 है, ये हमारा कितना है, 94.5% है। यही तो सवाल कह रहा है। हम निकाल दें 465.75, ये कितना होगा, तो ये कितना होगा 94.5, ठीक है ना, गुणे 465.75 अपॉन में 425.25, यही होगा। अब ये आपका कंसेप्ट का सेक्शन हो गया। अब जैसे मान लो ये आया, ये 100 से ऊपर ही आएगा, जो 100 से जितना परसेंटेज ऊपर होगा वही हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे आपको काटापीटी करना है, मतलब इस सवाल को सॉल्व करना है। और सवाल को सॉल्व करने के लिए आपका कैलकुलेशन और जो स्पीड है कैलकुलेशन की ना, वो बहुत तेज होनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए सही से, अगर दिख नहीं रहा सही से इसमें ना, तब बहुत परेशानी में आ जाओगे। जैसे सबसे पहले ये 2 हटा लो, ये 2 हटा लो। अब 25 से तो भाग जाएगा, तो 25 से भाग देना चालू करोगे तो चीजें छोटी होने लगेगी। जैसे 25 से मैंने भाग दिया, तो ध्यान से देखो, 25 से भाग दोगे 25 से कम 25 हो गया, और फिर 25 से कम 25 हो गया, यहाँ बचा 17, यहाँ 5 हो गया, और 25 सत्ते 175 हो गया, ठीक है ना। फिर 0 आया, 25 से कम 25, 1701 हो गया। यहाँ पे 7 1 8 1 9, 9 से डिविजिबल नंबर आ गया आपके पास, ठीक है ना। और ये पे देख रहे हो 9 और 5 4 9, 9 से डिविजिबल ही है, तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। जब चीजें दिखाई देती है तो आपके लिए आसान होता है। 25 से कम 25 हो गया यहाँ पे, ध्यान से देखो, और यहाँ पे बचा हुआ 21। जब 25 निकाला तो 21 हुआ, और 21 के साथ जब 5 लोगे तो 215 हो गया, 25 अटे 200, 15 बचा हुआ है, और 157 हो गया, 25 छक्का 150, 25 × 75, ठीक है ना। ये भी देखो ध्यान से, 8 1 9 6 3 9, 9 से ये भी डिविजिबल है, तो पहले तो हम 9 से इन्हें ही काट लेते हैं। जैसे 9 से काटेंगे 9 1 कम 9 हो जाएगा, ध्यान से देखो, और 80 बचा, 9 8 72, 9 9 81। 9 से काटोगे, ध्यान से देखो, 9 दूनी 18, ठीक है, और 0 निकला, और 9 सते 63, 207 हो गया। 7 2 9 फिर से 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, काट लो। 9 दूनी 9 इक्या 9, फिर 9 से कटा, 9 दूनी 18, और 9 त्रिक 27, ये 23 हो गया, और बचा है 21 हो गया। 23 है और 21 हो गया। अब जब 21 की बात कर रहे हैं तो देखो, ये पक्का 7 से कट रहा होगा, 3 से भी कट रहा होगा, और डायरेक्ट 21 से भी कट रहा होगा। तो डायरेक्ट अगर 21 से काटना चाहे तो क्या काट सकते हैं क्या अपन,
मतलब 21 का जिसको टेबल पता होगा वो डायरेक्टली 21 से काट लेगा, जिसको 21 का टेबल नहीं पता होगा तो वो क्या काम करेगा भैया, वो 21 से नहीं काटेगा, वो पहले 7 से काटेगा फिर 3 से काटेगा। तो 21 से काट सकते हो, 21 चौक 84 हो गया, 21 एक कम 21, 21 चौक का 84, फिर बचा 10 5, तो 21 पंचे 105, तो ये कितना हो गया 4.5। अब 23 का 45 में गुणा करना है तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 23 पंचे 115, जिसको टेबल याद होगा उसके लिए आसान होगा, वरना फिर वो कुछ वाला काम होगा। तो 50 तक तो टेबल याद कर लो अगर आपको कैलकुलेशन तेज करनी है। तो 23 पंचे 115 और 23 चौका कितना हो गया, 23 चौका 92 और 92 10 102, ठीक है ना, 92 10 102, 10 नहीं 11, 23 पंचे 115 और 23 चौका 92, 92 11 103, 103, तो 103.5% आ गया। ये क्या है, जो हमारी ये वैल्यू है ये सीपी की 103.5% है। सीपी हमारी 100% होती है तो प्रॉफिट हमारा कितना है 3.5% हो गया। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, इस पूरे सवाल को ध्यान से देखो, इस पूरे सवाल में क्या कंसेप्ट में दम था, नहीं, इस पूरे सवाल में जो समय लगना था वो ये लगना था इन दो डेटा को कैसे काट रहे हो, ऊपर और नीचे वाले को। 25 से तेजी से काटना होगा तो 25 से तेजी से काट सकते थे, फिर 9 9 9 9 डायरेक्टली दिखाई दे रहा है, ठीक है, और सारी चीजें दिखाई दे रही है। अगर आप टेबल 50 तक पढ़ के अगर आए हो, अगर याद करके आए हो तो कैलकुलेशन में समय नहीं लगेगा, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा ये चीज आपके लिए आसान होती जाएगी। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल है किसी वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपए में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। सवाल में देखो, ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि 832 रुपए में बेच रहे हो और उसको जो लाभ हो रहा है और 448 में जो बेच रहे हो उसको जो हानि हो रहा है वो बराबर हो रहा है। तो इनके बीच का डिफरेंस आप कितना तेजी से निकालते हो, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखो, जोड़ना घटाना भी आपको तेजी से आना चाहिए, ठीक है ना। 800 में से 400 सीधे घटा सकते हो, लेकिन 800 में 400 सीधे मत घटाओ। आप 800 में से 700 में से 400 घटा दो, या जाएगा 300, ठीक है ना। 300 का 3 रख लो, फिर 132 में से 48 घटा दो। 132 में से जब 48 घटाओगे तो 130 में से 40 घटा दो पहले। 130 में से जब 40 घटाओगे तो आपका 120 में से 40 घटा दो, फिर 12 में से 8 घटा लेना, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 384, घटाओगे तो 384 आ जाएगा। अगर मैं ये कहूं, जरा ध्यान से देखो, एक पॉइंट ये है जो हम बेच रहे हैं जिसमें हम 448 रुपए में बेच रहे हैं, 448 रुपए में बेच रहे हैं, तो ये हमारा सीपी जस्ट इसके मिड में है, इसके सीपी जस्ट मिड में है, ये 832 रुपए में यहाँ पे बेच रहे हैं, 832 रुपए में यहाँ बेच रहे हैं। और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है ये है 384 384 रुपए का डिफरेंस है। तो ये मान लो x है तो ये भी x होगा। तो मैं पूछूं ये वाली वैल्यू अगर निकाल लूं तो ये वाली वैल्यू इसकी आधी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू जब इसकी आधी होगी तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, ठीक है ना, और 2 9 18 और ये 2 हो जाएगा। देखो सही से घटा है ना, कुछ घटा तो गलत नहीं है ना, पता चला कुछ गलत घटा दिया तो और लेथन पानी हो जाएगा। 12 में से 8 गया 4 और 12 में से 4 गया 8, 7 में से 4 गया 3, सही है, 192 हो जाएगा। अब इसमें 192 ऐड कर दोगे तो आपका सीपी आ जाएगा, 192 ऐड कर दिया आपने, सीपी आ गया, ये हो गया 10 9 4 13 1 14 4 1 5 1 6, 640 रुपये हो गया। अब 640 का आपको 10% हानि पर विक्रय मूल्य बताना है। 640 का 90% निकालोगे कितना हो जाएगा, 640 का 90% निकालोगे, ये जीरो कट गया, 9 चौक 36, यूनिट डिजिट 6 है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 छक 54 और 54 3 57, 576 रुपया। तो सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। इस सवाल में थोड़ा सा कंसेप्ट था, कैलकुलेशन नेग्लिजिबल था। अगला सवाल है, एक वस्तु को 246.80 रुपए में बेचने पर लाभ उसे 216 रुपए में बेचने पर होने वाले नुकसान की राशि से 20% अधिक है। यदि वस्तुओं को 320.75 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस सवाल को एक बार समझिएगा पहले। देखो भैया, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक मिड पॉइंट है सीपी। ये मान लो SP1 है और ये है SP2। कंसेप्ट खाली समझना है, कैलकुलेशन फिर उस पार्ट पे चलेंगे। एक बार इसे समझ लो ताकि दिमाग से उड़े ना। ये हुआ कि 216 रुपए में बेच रहे हो और ये है 246 रुपए में, 246.80 में।
तो ध्यान से देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस है 30.80, 30.80 इनके बीच का डिफरेंस है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया ये अगर x है तो ये है 1.2x, क्या है 1.2x, यही तो बोल रहा है ना कि बेचने पर होने वाले 246.80 रुपए में बेचने पर जो है लाभ उसे 216 रुपए में बेचने पर होने वाले नुकसान की राशि से 20% अधिक है। ये आपका नुकसान था, ये लाभ है, लाभ जो है इससे ज्यादा है, अगर मैं इसको x मान लूं तो ये इससे 20% ज्यादा है, तो कितना हो गया 1.2x। ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा टोटल, यहां से यहां तक की जो वैल्यू है ये x प्लस 1.2x हो जाएगा, ये 2.2x हो जाएगा। अब 2.2x हो जाएगा तो ये जीरो हटा दो, तो x अगर मैं सीधे देखूं 308/22 हो जाएगा। 11 से दोनों डिविजिबल है, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 अठे 88, x की जो वैल्यू है वो 14 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है 14 आ गई। यहां से आपको क्या पता चल जाएगा, यहां से आपको सीपी पता चल जाएगा। इसकी अगर x की वैल्यू इतनी आ गई तो 14 जैसे ही जोड़ोगे तो जो सीपी होगा वो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 230। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, सवाल में पूछ रहा है 320.75 रुपए पे बेचने पे आपको 320.75 रुपए में बेचने पर आपको कितना लाभ होगा। तो ध्यान से देखो इसके इसके बीच का जो डिफरेंस है वो है 90.75, और आपको भाग किससे देना है 230 से, आपको भाग किससे देना है 230 से गुणे 100। ये इसका प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो नहीं रहा, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि जो आपकी सीपी है वो 230 है और जो बेचना है 320.75 पे है। अब इसमें निकालना है, एक तो लॉस के ऑप्शन खत्म हो गए, एक दिया है 27.8%, ये है 27.8% दिया हुआ है, और ये वैल्यू जो दी हुई है 39.5% दिया हुआ है। तो ध्यान से देखो कि 23 चौका 92 होता है, तो ये ऑलमोस्ट 40% के करीब है, ये 27% के करीब तो है नहीं, तो सही सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद भी और अगर काटापीटी कर रहे हो 23 का टेबल अगर किसी को याद है तो तुरंत ही बी ऑप्शन टिक कर लेगा, वरना 5 6 7 8 सेकंड और लेगा, इसको कैलकुलेट करके भागा देगा एक दो बार, फिर वो पहुंच पाएगा वहां पे। और किसी को अगर टेबल याद है तो ये आसानी से सवाल कर लेगा। चलो आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल दिया है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन एक सही 4/11, देन वैल्यू ऑफ इट्स लॉस परसेंट विल कन्वर्ट टू प्रॉफिट परसेंट, फाइंड द लॉस परसेंट ऑफ द आर्टिकल, और ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये ना सबसे ज्यादा इस सवाल को देख के मेंस के पेपर में सिर्फ भाषा से खेला गया है। मेंस में सवाल इसीलिए दिया गया है कि भाषा में ही उलझ जाओगे, ऐसे ही बस इतना ही दिया हुआ है। इतनी लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज समझने में ही दिक्कत होगा। पहले तो इसको जरा कन्वर्ट करो ऐसे, 11 से 1/4 को क्या लिखते हैं, 11 कम 11, 15/11। सवाल कह रहे हैं यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 1 से 4/11 कर दिया जाए या हो जाए, विक्रय मूल्य पहले 11 था, अब अगर उसे 15 कर दिया जाए, अब अगर उसे 15 कर दिया जाए तो जो इसका लॉस परसेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट में। इसका जो लॉस परसेंट है कन्वर्ट हो जाएगा प्रॉफिट परसेंट में। तो मैं ये कहता हूं कि अगर मैं मिड में अगर एसपी को ले लूं, अगर मैं एसपी को ले लूं और मैं यहाँ पे इसको अगर एग्जैक्टली 13 रख लूं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2। ये डेटा ही ऐसा दिया हुआ कि प्रॉपर सेट है। तो यहाँ पे अगर आप लॉस परसेंट निकालोगे तो 2/13 होगा, और यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट निकालोगे तो 2/13 होगा, होगा ना 2/13। तो ये प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट में बदल जा रहा है अगर हम एसपी को 11 से 15 कर दे रहे हैं, और हमारी जो सीपी है वो कितनी हो जाएगी 13 हो जाए, तो ये लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट में बदल जाएगा। तो सवाल में पूछा गया है तो वस्तु का हानि परसेंट ज्ञात कीजिए, वस्तु का हानि परसेंट ज्ञात करना है, तो हानि परसेंट कितना होगा, 2/13 ही तो है, 2/13 गुणे 100। दो बटा 13 गुणे 100, या यूं कह सकते हो 200/13%। और 200/13 को अगर निकालोगे तो क्या निकालोगे, सब में देखो नीचे 13 दिया हुआ है, तो 13 कम 13 ही आएगा, ठीक है ना, 13 कम 13, और 2 किसी में दिया हुआ भी नहीं है, और 70 बचेगा, 13 पचे 65 और 15 सही 5/13%। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल में कैलकुलेशन तो कुछ था ही नहीं ना, सवाल में बस इतना ही था। अब जैसे मैंने बोला मिड में 13 होगा, एक आदमी क्या काम करेगा, एक आदमी यहां पे एज्यूम कर लेगा, एज्यूम कर लेगा एसपी में कुछ एक्स मान लेगा, क्या करेगा एक्स मान लेगा, और फिर एक्स की वैल्यू यहां से निकालेगा। एक्स की वैल्यू कैसे निकालेगा, फिर निकालेगा कि एक्स माइनस 11 अपॉन एक्स, ये जो बराबर होगा किसके होगा, 15 माइनस एक्स अपॉन एक्स के, फिर काटेगा, फिर 2x बराबर क्या काम करेगा, 2x बराबर 26 करेगा, फिर x बराबर क्या निकालेगा 13 निकालेगा।
अब मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे 13 ले लिया क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर इसके मिड में वैल्यू लेंगे 11 और 15 के, तो ये जो है इधर आधा आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और एसपी जो हमारी सीपी होती है तो फिक्स होती है, परसेंटेज उसी पे कैलकुलेट किया जाता है। तो खाली बस ये डिफरेंस और ये डिफरेंस हमें बराबर करना है, हमारा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट बराबर आ जाएगा। तो ये वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन मैंने अवॉइड कर लिया, ये वाला सेक्शन किया ही नहीं मैंने, डायरेक्टली इसको यहाँ पे रख लिया और सवाल को सॉल्व कर लिया। चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल हमारा, इफ एसपी बिकम 4 टाइम्स देन प्रॉफिट बिकम 6 टाइम, देन फाइंड द इनिशियल प्रॉफिट परसेंट। देखो प्रॉफिट की एक डेफिनेशन होती है, प्रॉफिट की डेफिनेशन होती है एसपी माइनस सीपी। प्रॉफिट की डेफिनेशन होती है एसपी माइनस सीपी, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अगर एसपी 4 गुना हो जाए, अगर एसपी को हम 4 एसपी कर दे, सीपी तो बदल नहीं रहा है, तो अगर हम एसपी को 4 एसपी कर दें और फिर प्रॉफिट निकाले तो 4 एसपी माइनस सीपी हमारा प्रॉफिट होगा। ये कह रहा है कि ये जो है वो पुराने वाले का 6 गुना है, तो पुराना वाला 6 गुना कर दो, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, ये हो गया 6 एसपी माइनस 6 सीपी। अब देखो मेंस में जा रहे हो तो ये करने की जरूरत तो नहीं है कि आप एक लाइन ये और लिखो, मैंने मान लो शिक्षक होने के नाते लिख दिया कि कोई एक कमजोर बच्चा हो सकता है कि बैच में हो, एक स्टेप अगर मैं खींच दूं तो पता चला सर के ऊपर से गुजर जाए, लेकिन खींचना तो आपको है, मेंस का पेपर देने जा रहे हो, अगर खींचोगे नहीं तो काम कैसे चलेगा। तो 4 एसपी या 6 एसपी का डिफरेंस कितना है, 2 एसपी, और 6 सीपी और 2 सीपी का जो डिफरेंस है वो 5 सीपी है, 5 सीपी है। अगर मैं बोलूं एसपी अपॉन सीपी का जो रेशियो है वो 5/2 का है, कि सीपी अगर 2 है तो एसपी 5 है, तो पूछा क्या प्रारंभिक लाभ परसेंट क्या है। अगर एसपी 5 है और सीपी 2 है तो आपकी जो प्रॉफिट परसेंट होती है, प्रॉफिट परसेंट की डेफिनेशन क्या है, प्रॉफिट परसेंट की डेफिनेशन है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी हमारी 5 है, 2 अपॉन सीपी 2 इंटू 100, ये 3/2 इंटू 100% है, ये हो गया 50, तो 150% था, क्या था, 150% था। चलो अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for rupees 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for rupees 3840, then how much is the profit percentage? एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल को समझना एक बार जरूरी है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नाम की चीज नहीं है। अगर ये कंसेप्ट सही से जानते हो, अप्लाई करना सही से जानते हो तो चुटकियों का है। पहले कंसेप्ट समझो, सवाल क्या कह रहा है। एक तो ये लाइन बनाना सीख लो प्रॉफिट एंड लॉस का। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, मान लो हमारी कोई सीपी होगी, हमने इसको 18% नुकसान पे बेचा, ये हमारा SP1 था, ध्यान से देखना। सवाल क्या कह रहा है, यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता, अगर ये यहां पे बेचता, अगर वो यहां से 960 रुपए अधिक में बेचता, अगर इसमें अधिक से बेचता तो उसे 12% का क्या होता, प्रॉफिट होता, ये हमारा SP2 हो जाता अगर 960 रुपए में अलग से बेचता। तो आप ये देख रहे हो, ये हमारा जो रुपए में मान यहां से यहां के बीच का बराबर है, परसेंटेज में क्या है 18/12, ये 30% के बराबर है, ये 30% के बराबर है। तो जो 30% है वो हमारी एक्चुअली 960 रुपए के बराबर है। अब इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई 960 रुपए में और अधिक बेचता तो 18% अपना वो रिकवर करता, 12% का प्रॉफिट निकालता, तो 18/12 30% की वैल्यू 960 के बराबर होगी। मतलब ये सब बनाने की फिगर जरूरत नहीं है, आपको तो यही समझना है कि भाई 18% उसने कवर किया, 12% और कवर किया लाभ का, 18% हानि का कवर किया, 12% लाभ का कवर किया, तो 30% जो है वो 960 रुपए के इक्विवेलेंट है। तो 30% की वैल्यू 960 के बराबर है। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जरा से काट दो, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, ये हो गया 32 के बराबर हो गई। तो 100% की वैल्यू निकालने तो ये हो जाएगा 3200 रुपए हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। 3840 रुपए में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत कितना है। 3200 उसकी सीपी आ गई है, 3840 में बेच रहे हो मतलब 640 रुपए का और प्रॉफिट कमा रहे हो, अपान 32, 100 गुणे 100, ये परसेंटेज निकालोगे, 0 0 से कट गया, ठीक है ना, 32 दूनी 64, 20% का प्रॉफिट हो रहा है आपको। तो सवाल का सही जवाब क्या हो गया, 20%, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। बहुत प्यारा सा सवाल था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 13.25%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹76.70 मोर, देन प्रॉफिट वुड हैव बीन 16.2%, 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। एक वस्तु को 13.25% के लाभ पर बेचा जाता है, अगर इसे 7607 रुपए अधिक में बेचा जाता तो लाभ
16.2% होता, वस्तु के क्रय मूल्य का 20% क्या होगा। मैं फिर से एक बार कंसेप्ट समझा देता हूं ताकि आपके उस सर के ऊपर से कोई कंसेप्ट ना गुजर जाए। चाहो तो नंबर लाइन से ले लो, चाहे तो ऐसे वॉबल समझ लो। देखो, हम जो भी बेच रहे थे, बेच के हम 13.25% लाभ कमा रहे थे। अब हम कह रहे थे कि 76.70 रुपए अगर और अधिक चार्ज कर देते तो हमारा जो प्रॉफिट होता 16.2% हो जाता। तो ये 76.70 रुपए जो है हमें कितना परसेंट अधिक दे रहा है, इन दोनों को अगर घटा दे, इन दोनों को अगर आपस में घटा दे तो हमें मिल जाएगा 76.70 रुपए की परसेंटेज वैल्यू, कि इतना परसेंट 76.70 कंट्रीब्यूट कर रहा है। या इसको नंबर लाइन पे भी ऐसे समझ लो, मेंस में आ गए तो समझाने की जरूरत तो नहीं होती वैसे। ये हो गया 13.25% और ये हो गया हमारा 16.2%। ये जो परसेंटेज में वैल्यू है इन दोनों का डिफरेंस है, और जो वैल्यू है इसकी एग्जैक्टली मान लो यहाँ पे कहीं सीपी रही होगी, तो ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, वैल्यू हमारी 76.70 है। 13.25 में 16.20 घटाना है, तो यहां से पहले 14 पहुंचो, ये हो गया 0.75, ठीक है ना, ये हो गया 14, फिर आप 2 पहुंचोगे, 16 पहुंचोगे, प्लस 0.2 और जोड़ दोगे। तो ध्यान से देखो, आप इसको जैसे ही दौड़ोगे तो 2.95 पहुंच रहे हो। कितना? 2.95% का जो है इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। और इसी की वैल्यू क्या दी हुई है? इसी की वैल्यू दी हुई है 76.70। सवाल में क्रय मूल्य का 20% निकालना है, क्रय मूल्य का 20% निकालना है। तो जो भी वैल्यू आएगी, आप यूं 20% निकालना है तो 20 से गुणा करना आपको मोटा मोटा, 20 से गुणा करना है मोटा मोटा। तो अगर 2.95% की वैल्यू इतनी है तो पहले तो आपको 100% वैल्यू निकालनी होगी, या सीधे सीधे यहीं से 20% निकाल लो कि इसकी वैल्यू इतनी है, तो 100% की वैल्यू निकालोगे, फिर 20% वैल्यू निकालोगे, तो आप सीधे सीधे यहीं से 20% की वैल्यू निकाल लो। तो मैं बोलूँ कि 20% की वैल्यू क्या होगी? 20% की वैल्यू होगी 76.70 अपॉन 295, 2.95 और इंटू 20/100, यही होगा। अब यहां पे फिर से आता है आपका कैलकुलेशन, यहां पे फिर से आपका कैलकुलेशन आता है, और ये कैलकुलेशन फिर टाइम टेकिंग हो सकता है। ये कैलकुलेशन फिर टाइम टेकिंग हो सकता है बहुत सारे बच्चों के लिए। अब यहां पे ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी है कि पहले आप इसको हटा दो, जैसे इसको हटा दोगे 767 वो हो जाएगा। अब जरा इसको काट के देखो, ये पहले तो आपको 5 से ही कटेगा, 767 है, 7 7 14 6 20 हो रहा है, तो नंबर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि वो किसी से कट जाए, और ऐसे विजिबल है कि दिख रहा है। 295 पे ये भी कहीं दिख नहीं रहा है, विजिबल है कि किसी नंबर से ये पर्टिकुलरली विजिबल है, सिर्फ 5 से दिखाई दे रहा है कि 5 से ये कट सकता है। अगर मैं इसको 0 0 काट दूं, इसको काट दूं, इसको काट दूं, ये 2 0 कट जाएगा, कट गया। जैसे कट गया, आप जरा ध्यान से देखो कि ऊपर आपकी वैल्यू क्या बची हुई है, 767 अपॉन 295, 295 और गुणे 2। क्या कोई विजिबिलिटी आपको दिखाई दे रही है इसमें? कोई सी भी ऐसी विजिबिलिटी दिखाई दे रही है जो कटने कटाने लायक है? कुछ अपन ने गलत तो नहीं किया है वैल्यू निकालने में? 2.95% की वैल्यू इतना है, ठीक है। शायद इसमें 100 का गुणा और होगा, ठीक है ना, ये 100 से जो भाग दिया है वो अननेसेसरी भाग दिया है, ठीक है ना। ये 2.95% की वैल्यू निकाली है, ये जब हमने निकाली 1% है, ठीक है, और ये हमने 20% की वैल्यू निकाल दी है, तो सिर्फ 20 से गुणा होगा। ये 100 जो है एडिशनल जो हमने भाग दे दिया वो भाग नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 0 और आ जाएगा, ये 200 कर लो, ये और आएगा क्योंकि वो दिमाग में कुछ चल रहा था, ठीक है ना। ये 1% की वैल्यू निकालोगे तो नीचे आ जाएगा, 20% की वैल्यू निकालोगे तो 20 से गुणा करोगे, ये 100 जो है ये नहीं होगा। ये 100% जब निकालते तब 20% बाई 100 करते, तो 100 ऑलरेडी कट जाएगा, डबल 0 है। अब इसको आप 5 से काट सकते हो, चलो 5 से काट लो। जैसे आपने 5 से काटा तो 5 5 25 और 5 9 45, काट लिया। 5 से काटा, 5 चौका 20, ये हो गया 40। अभी आ गया 59। जैसे ये 59 नंबर आया, आप ध्यान से देखो कि ये 59 नंबर जो है ये अपने आप में ही प्राइम नंबर है, ये अपने आप में ही प्राइम नंबर है। अब ये 59 कहीं ना कहीं इसके अंदर छुपा हुआ है, जैसा कि हमारा ऑप्शन है इसके अंदर छुपा हुआ है पक्का। अब कितनी बार जाएगा? सबसे पहले तो आप ये देखो कि किसके डिविजिबिलिटी आएगा। जब हम इसको 10 बार लेके जाएंगे, जब इसको हम 10 बार लेके जाएंगे, 20 बार लेके जाएंगे तो 1000 के ऊपर निकल जाएगा, तो ये तो 10 बार ही जाएगा, 10 बार और 20 बार के बीच में रहेगा। तो किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसके अंत में 7 आए? तो अगर 3 से करते हैं हम, 3 9 27, ठीक है ना, 3 से करते हैं, तो अगर मैं 13 का गुणा कर दूं इसमें 13 का, तो आप देखो यहां पहुंच जाएगा,
ध्यान से देखते रहो। 13 नवैया 117, हाथ में है 11, 13 पर 65 और 11 76, कट गया। 59 का भाग दिया अपन ने, इसमें 13 हो गया और 13 चौका 52 हो गया। क्या हो गया? 13 चौका 52 हो गया, तो ये हो गया 520। तो सवाल का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 20। अच्छा, इस सवाल में कंसेप्चुअली कुछ था तो नहीं, लेकिन कैलकुलेशन में ये जो 767 है 295 है, इसको भाग देना मुश्किल था क्योंकि इसमें कैलकुलेशन डाला गया था, इसमें कैलकुलेशन डाला गया था और वो कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस के थ्रू इजी करना पड़ेगा। आपको समझ में आया? चलो आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 13 सही 1/4%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹76.70 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 16 सही 1/5%, 50% ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। अब ध्यान से देखो, फिर से वही नंबर दिया हुआ है 767, ये 59 इंटू 13 है। अभी नीचे यही तो किया है पिछले वाले क्वेश्चन में, क्या है? ये 767 है और हम जब 59 से काट रहे थे तो ये 13 गुणे 59 है। क्या ये दिखाई दे रहा है? अगर ये एक बार भी आपके पास प्रैक्टिस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीजल मेंस का दोनों क्वेश्चन है, सोच के देखो कि ये वाला डेटा भी इस्तेमाल किया गया है और इसको बदल के ये वाला डेटा भी इस्तेमाल किया गया है। तो 767 को 59 इंटू 13 लिख सकते हो। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हो तो इसका कैलकुलेशन आपके लिए आसान पड़ेगा, इसका कैलकुलेशन यहां पे आसान पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ रहे हो। तो सवाल क्या कह रहा है ना, आर्टिकल सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 13 सही 1/4%, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹76.60 मोर, द प्रॉफिट वुड हैव बीन 16 सही 1/5%। अब आपको ये देखना है कि 16 सही 1/5% और 13 सही 1/4% का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना है? 76, या इसको यूं कह दो कि 59 इंटू 13 डिवाइड बाई 100, ये इतना है। अगर इसका कैलकुलेशन आसान करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। आपको क्या करना है? लागत मूल्य का 50% निकालना है। ये जो डिफरेंस है, ये इतने परसेंटेज की वैल्यू इतना है, आपको निकालना है 50% की वैल्यू। तो सबसे पहले तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा आपको। डिफरेंस निकालने के लिए 15 में से 13 को घटा दो, या 16 में से 13 को घटा दो, आपको 3 आ गया। 1/5 में से 1/4 को घटाओगे, 4 इधर जाएगा 5 इधर जाएगा, तो ध्यान से देखो यहां पे आएगा -3 माइनस नीचे 20 और ऊपर 1 आ जाएगा, 3 में से 1/20 घटाओगे, जब 20 थे 60 माइनस 1 करोगे 59/20 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? ये 59/20 आ जाएगा। 59/20% की जो वैल्यू है वो है कितना? 59 इंटू 13 डिवाइड बाई 100, इतने परसेंटेज की वैल्यू है। 59 से 59 सीधे सीधे कट गया, ठीक है ना। अब हमको निकालना है 50% की वैल्यू, 50% की वैल्यू निकालना है हमको। 50% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 गुणे 13/100 गुणे 50, 50 दूनी 2 दहा में, फिर 13 दहा में 130, ठीक है। और ध्यान से देखो, जीरो कहीं ना कहीं मिसिंग होगा, तो 1300 रुपए हो जाएगा सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर, क्योंकि हम न्यूमेरिक वैल्यू पे जा रहे हैं, न्यूमेरिक वैल्यू हमारे पास 13 आ रही है, तो 13 हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। ठीक है, चले अपन आगे आगे की तरफ चले, तो 50% वैल्यू 1300 के बराबर आ जाएगी। अगला सवाल है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, while selling these article the shopkeeper gains 10% on article A and 20% on article B, and the difference in their selling price is ₹480. The difference in the cost price of article B and A is। सवाल कह रहा है, जरा ध्यान से देखो, कंसेप्ट समझो। ए और बी 2 है, इनका जो सीपी है, इनका रेशियो दिया हुआ है, ये 4 और 5 के अनुपात में है, 4 और 5 के अनुपात में है। शॉपकीपर गेन्स 10% ऑन आर्टिकल ए, ये आर्टिकल ए आर्टिकल बी है, 10% अगर इस पे गेन करता है, ध्यान से देखो, 10% अगर गेन करता है तो ये कितना हो जाएगा? 4.4, मतलब 0.4 गेन करता है इसमें, ये 4.4 हो जाएगा। और इस पे अगर ये 20% गेन करता है, इस पे अगर 20% ये गेन करता है, तो ये 5 का 20% कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। सवाल में क्या कह रहा है कि सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है 480 है। यहाँ सेलिंग प्राइस का अगर डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 1.6 है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इसकी वैल्यू 480 दी हुई है। ये हटाओ, ये 0 हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू निकालो। 1 की वैल्यू जैसे निकालोगे तो 16 × 48 300 रुपए आ जाएगा, 300 आ जाएगा।
अब अगर इसका सीपी निकालना चाहो तो 4 3 1200 रुपए हो गया, और इसका निकालो तो ये 1500 रुपए हो जाएगा, 1500 रुपए हो जाएगा। तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य का डिफरेंस बताना है आपको। 1500 में से 1200 घटाओगे तो 300 रुपए का दोनों के क्रय मूल्य में डिफरेंस है। अगला सवाल है, जितना बड़ा क्वेश्चन था कैलकुलेशन उतना ही आसान था, जितने छोटे छोटे क्वेश्चन मिले उनके कैलकुलेशन उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट मिला। मंजीत ने 2200 रुपए में एक सेकंड हैंड मोटर बाइक खरीदी और इसके ओवरहालिंग और रख रखाव पर 3000 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 12% लाभ के साथ बेच दिया। यदि वह इसे 500 रुपए कम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। देखो सवाल में क्या है कि मंजीत के लिए, मंजीत ने पहले 22,000 में खरीदा, फिर 3000 रुपए रख रखाव में खरीदा, तो उसके लिए तो जो उसकी लागत हो गई वो कितनी हो गई, 25,000 हो गई, 25,000 हो गई, 25,000 हो गई। फिर उसने इसे 12% लाभ के साथ बेच दिया। यदि इसे 500 रुपए कम पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। मैं ये कह दूं कि 500 रुपए कम पे बेचता, इसका मैं 5% सीधा निकाल लूं, इसका अगर मैं 500 रुपए कितना परसेंट है अगर निकाल दूं तो ये हो जाएगा 500 अपॉन 25,000 गुणे 100। तो ध्यान से देखो, 2 0 से कट गया, 1 0 से कट गया, ठीक है, 5 1 कम 5, 5 5 25, 5 1 कम 5, 5 2 10। तो जो 500 रुपए है वो इसका क्या है, 2% है। तो अगर 500 रुपए में कम बेचता तो जो लाभ जितना हुआ था 2% कम लाभ होता, तो 12% पहले लाभ हो रहा था, अब कितना होगा, 2% घटा दो इसमें, 10% का लाभ होगा। एक तो ये तरीका है जिसमें कैलकुलेशन नेग्लिजिबल हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि भैया एक बच्चा ऐसा होगा जो निकालेगा कैसे, मतलब मेंस में भी कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो पहले 12% निकालेंगे, ठीक है ना, 12% इसका निकालेंगे, फिर उसके बाद उससे 500 रुपए कम करेंगे, फिर घटाएंगे, जोड़ेंगे, जोड़ा करेंगे, भाग करेंगे, और फिर वो कैलकुलेशन और थोड़ा घुमा के जाएंगे। कान जहां सीधी पकड़ी जा सकती है वैसे गोल घुमा के वो उल्टा पकड़ेंगे। तो कान उल्टा नहीं पकड़ना है, कान सीधा सीधा पकड़ना है। अगला सवाल है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 70%। अगर ये 70% पर सोल्ड किया जाता देन देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल इज सोल्ड एट ए सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस। मान लो मैंने कह दिया कि वो 100 रुपए में सोल्ड किया गया, मान लिया मैंने कि जो सेलिंग प्राइस थी वो 100 रुपए थी। कह रहा है कि इसको अगर 70% में बेचा जाता, मतलब 70 रुपए में बेचा जाता, मैंने मान लिया 100 रुपए में बेचा गया था, और बोल रहा है कि अगर 70% ऑफ दिस प्राइस, इस प्राइस का 70% में बेचा जाता, मतलब 70 रुपए में बेचा जाता, देन देयर इज ए लॉस ऑफ 10%। तो होता क्या, सीपी कहीं यही मिड में आती, सीपी कहीं मिड में आती, और ये इसके 10% लॉस पे है, मतलब ये 90% ऑफ द सीपी है, 90% ऑफ द सीपी है, किसके बराबर, 70 के बराबर है। तो सीपी एग्जैक्टली कितनी हो जाएगी, 70 अपॉन 90 इंटू 100, ये हो जाता, ये हो जाएगा 700/9, ये हमारा सीपी हो जाता। तो सवाल में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट बताना है ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है, ये आपका ओरिजिनल है। ओरिजिनल के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, 100 में से 700/9 घटाना पड़ेगा, ये हो गया आपका एसपी माइनस सीपी, अपॉन में क्या होता है सीपी 700/9। तो 9 9 कट जाएगा, ठीक है, ये 9 से घटाओगे, 900 में 700 घटाओगे तो हो जाएगा 200/700, और इंटू 100% में जब निकाल रहे होगे तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगी, 200/7%। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी तरीके का एक सवाल और पूछा गया है, भाषा को समझो। एक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 66.2/3% पर बेचने से 25% की हानि होती है। वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा टेढ़ा नंबर था, इसमें ज्यादा आसान नंबर है। एक वस्तु को वास्तविक विक्रय मूल्य के 66.2/3%। अब 66.2/3% जैसे मैं देखता हूं मेरे को 2/3 समझ में आ जाता है, 2/3 समझ में आ जाता है। तो मैं मान लेता हूं मेरी जो एसपी है वो कितनी है, 3। तो जो बेचा गया इसके 2/3 पे बेचा गया, मतलब 2 पे बेचा गया। अब मैं क्या काम करूंगा कि मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए 2 0 इधर कर लूंगा, 2 0 इधर कर लूंगा। आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, कि मैंने 300 मान लिया एसपी है, और उसका अगर मैं 2/3 निकालूंगा तो 200 निकलेगा, इतना था। लेकिन हमने क्या काम किया, इसके 66.2/3% पर बेच दिया। इस पे बेचने पर ये सीपी का कितना आ रहा है, ये सीपी का 25% हानि, मतलब 75% ऑफ द सीपी है, या यूं कह दूं 3/4 ऑफ सीपी है। ये किसके बराबर है, 200 के बराबर है।
तो सीपी अगर निकालूंगे तो 4 दूनी 800 बटा 3 आ जाएगा, 800 बटा 3 आ जाएगा। मेरे को क्या निकालना है, उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर लाभ बताना है। लाभ जो होगा ये हमारा एसपी था जो हमने लिया था, ये वास्तविक 300 में से 800 बटा 3 घटाएंगे, अपॉन में 800 बटा 3 से भाग दे देंगे। तो जब 3 भाग देंगे ये हो जाएगा, इंटू 100 कर देंगे। ये 3 3 त्रिका 9, 9 माइनस 800, ऊपर बचेगा 100, ठीक है ना, ऊपर बचेगा 100, नीचे बचेगा 800 और गुणे 100। ये 2 जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 100 बटा 8 आ जाएगा। 100 बटे 8 का मतलब होता है 12.5%। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 9/11 पर बेचने से एक व्यापारी को 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% कम पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल को एक स्टेप और एग्जामिनर ने बढ़ा दिया है। क्या किया है, 9/11 मैंने मान लिया ये 1100 रुपए था अगर वास्तविक जो है एसपी, तो इसके 9/11 पर बेचा जा रहा है। इसके 9/11 पे मतलब 900 पर बेचा जा रहा है। और सीपी क्या कह रहा है कि व्यापारी को 10% की हानि होती है। ये जो है सीपी का 90% है, तो सीपी कितनी हो जाएगी, साफ साफ दिखाई दे रहा है 1000 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है सवाल में कि उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 8% कम पर बेचा जाता है। अगर इसका 8% कम निकालूं मतलब इसका 92% निकालूं, एक ही बात है। तो 1100 गुणे 92 अपॉन 100 हो गया आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 11 दूनी 22, 11 नमा 99 और 99 2 101, 101। तो 1012 रुपए में बेचने पे पूछ रहा है कितना प्रॉफिट होगा, तो 12 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1000 पे हो रहा है, परसेंटेज कितना होगा इंटू 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये यहां से काटोगे तो ये हो जाएगा 6, ये हो गया 5। इतना परसेंटेज आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो एक सही 1/5% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। सर एक स्टेप इसे बढ़ाया गया है। बड़े प्यारे प्यारे से सवाल सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं। अब इसके बाद एक दूसरा पैटर्न है, ये पूरा इसी पैटर्न पे चलेंगे। चेंज इन सीपी एंड एसपी, मतलब हम सीपी को भी बदल रहे हैं, हम एसपी को भी बदल रहे हैं, हम सीपी को भी बदल रहे हैं, हम एसपी को भी बदल रहे हैं। और सीपी एसपी में अगर दोनों में बदलाव कर रहे हैं तो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, उस पैटर्न के सारे क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला सवाल है कि एक शॉपकीपर फिक्सेस द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 20% एबव इज कॉस्ट। इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20% एंड ही इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय 16%, देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द इंक्रीज्ड कॉस्ट इज। एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत से 20% अधिक निर्धारित करता है। अगर लागत मूल्य 20% बढ़ जाता है और वह विक्रय मूल्य को 16% तक बढ़ाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बढ़ी हुई लागत पर क्या होगा। ये बहुत प्यारा सा सवाल है, इसको सीधे सीधे समझो कैसे होगा। सवाल में मैंने मान लिया कि जो हमारी शुरुआती जो सीपी थी, कॉस्ट प्राइस थी, वो 100 थी। तो शॉपकीपर जो सेलिंग प्राइस है फिक्स करता है वो इससे 20% ऊपर फिक्स करता है, 120 पे फिक्स करता है। अब आगे क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 20%। अगर हम, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था सीपी, ये हमारा एसपी था जो हमने फिक्स किया। अब हमने क्या किया कि सीपी को हमने बढ़ा दिया 20%। अगर हम इसको 20% बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 120। इसको कितना बढ़ा दिया गया, जरा ध्यान से देखो, 16% बढ़ा दिया गया। इसको 16% बढ़ा देने का मतलब क्या हो गया, 16 दूनी 32, 16 कम 16 19, 19.2 बढ़ा दिया गया है। तो ये कितना हो जाएगा, ये जरा ध्यान से देखो, 12 और 19 139.2, ये कितना हो जाएगा 139.2। पूछा देन हिज प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द इंक्रीज्ड कॉस्ट, कितना इंक्रीज हुआ है, जरा ध्यान से देखो, 19.2 का इंक्रीज हुआ है। कितने पे इंक्रीज हुआ है, 120 पे इंक्रीज हुआ है, और परसेंटेज निकालना इंटू 100। यही तो है, इसी में से सवाल का जवाब देना। अब यह हटा दो, जीरो ले आ दो, ये जीरो 2 जीरो से कट गया, ठीक है ना। 12 कम 12, 12 6 72, तो कितना परसेंट बढ़ा हुआ है, 16%। कितना परसेंट लाभ है, 16% का लाभ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत प्यारा सा सवाल था, जो है बहुत ज्यादा प्यारा सा सवाल था। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। ए वॉच इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%. If both the cost price and the selling price of the watch are decreased by ₹75, then the profit would be 30%. The original selling price of the watch is। ये सवाल बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मस्त सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस प्रॉफिट एंड लॉस में अगर रेशियो में आपने क्रॉस प्रोडक्ट मेथड पढ़ा हुआ है तो ये बहुत ही मक्खन जैसा हो जाएगा। मैं यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से इसको लगाता हूँ, देखो कैसे लगेगा। ए वॉच इज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% का मतलब क्या हो गया, 1/4। तो अगर मैं बोलूं कि हमारी सीपी और एसपी का रेशियो क्या है, हमारा सीपी 4 था तो प्रॉफिट क्या है, 1 का है, मतलब हमारा एसपी 5 है। तो 4:5 का दोनों के बीच में
अनुपात है, रेशियो है। अगर मैं क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच आर डिक्रीज बाई 75, दोनों 75 रुपए से अगर डिक्रीज कर दिए जाते हैं, दोनों 75 रुपए से डिक्रीज कर दिए जाते हैं, तो जो नया प्रॉफिट है वो 30% होगा। 30% का मतलब 3/10 हो गया। मतलब अगर 10 रुपए जो उसकी कॉस्ट थी तो 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो सीपी कितना हो जाएगी, 10 की जगह 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बताना है, मतलब 5 की वैल्यू बतानी है। अब आप क्या काम करो, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा दो। मैंने इधर से इधर लगा दिया, जरा ध्यान से देखो। 13 चौका 52 और 10 पचे 50। जो 2 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, दोनों में 75 कॉमन है, ले लिया, और 10 में से 13 घटा 3, ये 3 हो जाएगा। 2 की वैल्यू इतनी हो गई, हमें 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 की वैल्यू निकालनी है 75 गुणे 3/2 और गुणे 5, यही होगा। तो ये हो गया 5 तेई 15, गुणा कर लो। 15 पचे 75 और 15 सत्ते 105 और 112, ये हो गया टोटल, डिवाइड बाई 2। तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 10.5, 562.5 होगा। और ये कौन से सवाल के ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, 562.50 जो है, 562.50, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी है। इसके बाद अगले सवाल की बात करें, ये वापस से सवाल है जिसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से बहुत तेजी से लगा सकते हो। आप सोच के देखो, अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं लगाते, इस सवाल का कैलकुलेशन कितना लंबी होता। तो ऐसा नहीं कि रेशियो आपने सीखा है और रेशियो में क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा रहे हो वहां पे, और फिर यहां पे आ रहे हो तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाना भूल जा रहे हो। मतलब वो नहीं होना चाहिए। जो कंसेप्ट आपने सिखाया है वो आपको समझना पड़ेगा कि अगर उस तरीके का कोई भी सिनेरियो अगर बन रहा है तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने आना चाहिए। अब चले अगले सवाल की तरफ, जो है अगला सवाल है हमारा, ए बिजनेसमैन सेल्स ए कमोडिटी एट ए 16 सही 2/3% का प्रॉफिट। जब इसकी बात करते हैं तो 16 सही 2/3% का मतलब क्या हो गया, 1/6, यही बना 6। तो अगर 6 रुपए हमारी कॉस्ट प्राइस थी, 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो हमारा जो एसपी होगा वो 7 हो जाएगा। ये हो गया सीपी हो गया, ये हमारा जो है एसपी हो गया। ठीक है। अगर बोल रहा है इफ ही हैड बॉट इट एट ₹289 लेस, अगर 289 रुपए कम में खरीदा होता और 289 रुपए कम में इसे बेचा होता, कम में खरीदता कम में बेचता, देन ही वुड हैव गेन 20%, उसे 20% का गेन होता। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होगा। तो 5 अगर कोई चीज थी तो वो 6 की बिकी है, 5 कोई चीज थी तो 6 की बिकी है। तो इनके बीच का क्या रेशियो, ये रेशियो है। तो जरा ध्यान से देखो, 6 का 36, 7 पन्ना 35, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है। और यहाँ 289 अगर कॉमन ले लिया तो 6 और 5 का डिफरेंस 1 है। तो 1 की वैल्यू 289 आ गई। पूछा क्या, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, वस्तु के विक्रय मूल्य की बात आ रही है, तो 7 की वैल्यू बतानी है। 289 इंटू 7, 7 9 63। और ध्यान से देखो, यूनिट डिजिट की बात करते हैं, एक ही में लास्ट में 3 आ रहा है, तो 20 23 होगा। गुणा भी कर लो चाहो तो, 7 9 63, 7 8 56, 6 62, 7 दूनी 14, 20, 20 23 जो है सवाल का सही जवाब है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। देख रहे हो, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं लगाओगे तो इस सवाल को कैलकुलेट करने का टाइम देखो, इससे आप मुश्किल से 15 सेकंड के अंदर इस पूरे सवाल को कैलकुलेट कर लोगे। और अगर इसमें क्रॉस प्रोडक्ट मेथड नहीं लगाते हो तो इस सवाल को कैलकुलेट करने में बहुत टाइम लगेगा। सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। अगले सवाल की बात करता हूं। अगला सवाल है, ए फ्रूट सेलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 14 से 2/7% बाय सेलिंग मैंगोज एट सर्टेन प्राइस। इफ ही हैड बॉट एट ₹13% मोर एंड सोल्ड इट ₹26 लेस, देन ही वुड हैव सफर्ड 16 से 2/3% लॉस। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ मैंगोज इफ ही वांट्स टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 28 सही 4/7%। अब ये सवाल एक स्टेप और चला गया है, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे सही तरीका तो क्रॉस प्रोडक्ट मेथड है फर्स्ट फेज पे लगाने का। 14 सही 2/7%, ये याद होना चाहिए आपको सभी को कि 1/7 की वैल्यू होती है। 1/7 की वैल्यू हो रही है, तो अगर 7 आपका सीपी है तो आपका एसपी 1 का गेन हो रहा है। 7 8 का सीपी और एसपी के बीच में, सीपी और एसपी के बीच में 7 8 का रिश्ता है। बोल रहा है इफ ही हैड बॉट एट ₹13% मोर, अगर 13 रुपए में ज्यादा खरीदता, और एंड सोल्ड इट ₹26 लेस, अगर ये 26 में कम 26 में बेचता, ही वुड हैव सफर्ड 16 सही 2/3% का लॉस। तो ये हो गया 1/6। तो सीपी अगर इसकी 6 थी तो जो एसपी होगा लॉस हो रहा है, तो 5 का बिका इसका मतलब। तो इनके बीच का रिश्ता 6-5 का हो गया। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा देते हैं। और इस बार हमको सीपी निकालनी है क्योंकि फाइनल हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना 28 से 4/7%। तो हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा, सबसे पहले भैया हमको सीपी निकालनी पड़ेगी। तो हम सीपी निकालेंगे, 7 की वैल्यू निकालेंगे।
अब 7 पने 35, ध्यान से देखना, 8 छंग 48, 48 में से अगर आप 35 को घटाओगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। डिफरेंस जो है 13 हो जाएगा। इस 13 की जो वैल्यू होगी जरा ध्यान से देखो, 13 गुणे 5, 26 गुणे 6, तो 13 मैं इधर से कॉमन ले लेता हूं दोनों में, और ये दोनों जुड़ेगा, ध्यान से रखिए, एक प्लस होता है एक माइनस होता है, तो दोनों जुड़ता है। तो 13 इधर से कॉमन ले लिया, जब 5 हो गया, 13 इधर से कॉमन लिया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 हो गया। तो ध्यान से देखोगे 13 13 से कट जाएगा, एक की जो वैल्यू हो जाएगी 12 5 17 हो जाएगी। और फिर हम 7 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 7 की वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगी, 17 गुणे 7 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा सीपी हो जाएगा। हमारी सीपी आ गई 17 गुणे 7। अब हमको निकालना प्रॉफिट परसेंट, 28 सही 4/7% की वैल्यू निकालनी है। 28 सही 4/7% की वैल्यू निकाली। वांट्स टू मेक ए फाइंड द सेलिंग प्राइस, मतलब एसपी निकालना है, एसपी निकालना है हमें। एसपी क्या होगा, 100% प्लस 28 सही 4/7%, 28 सही 4/7%। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो 7/56, 56 4 60, ठीक है ना, 7/56 और 56 4 60 और 7 दूनी 14, 14 6 20, 200/7% है ये, 200/7%। 900/7% निकालना पड़ेगा आपको इसका, 17 गुणे 7 इंटू 900/7% निकालना पड़ेगा। 17 नवैया 163, 17 नवैया सही, 17 नवैया 153 होता है ना, तो 153 हो जाएगा आपका सही जवाब। भाई 17 का पढ़ा 9 बार पढ़ना है, तो 17 नवैया 153, तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, 153। आगे चले अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत प्यारा सा सवाल था, ज्यादा कुछ था ही नहीं इसमें। एक दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन आता है कि कोई चीज ए ने खरीदी, ए से बी ने खरीदी, बी ने सी से खरीदी। इस पे भी बहुत सारे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो इस तरीके के सवालों को कैसे लगाते हैं वो भी देखेंगे हम लोग। हमारा पहला सवाल है, A sold a mobile phone to B at a gain of 25% and B sold it to C at a loss of 10%. If C paid rupees 5625 for it, how much did A pay for the phone? मतलब A ने B को बेचा और B ने C को बेचा, A ने B को बेचा, B ने C को बेचा है, और C का हमको पता है, C को क्या पता है, C का ये पता है 5625 रुपीज में इसको मिला है। लेकिन कैसे हुआ, ए सोल्ड ए मोबाइल एट टू बी एट ए गेन ऑफ 25%। मान लो इसने 100 रुपए में खरीदा था, तो इसको 125 में बेचा, और जो बी है सोल्ड इट टू सी एट ए लॉस ऑफ 10%, इसने इसको 12.5% लॉस पे इसे बेचा है। 12.5% लॉस पे बेचने का मतलब है कि 112.5% वैल्यू पे इसे बेचा है, या 112.5 पे बेचा है। तो सवाल में पूछा क्या, हाउ मच डिड ए पे, मतलब ये 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो आपको 112.5 की वैल्यू दी हुई है 5625, और आपको कितनी की वैल्यू निकालनी है, 100 की निकालनी है। तो 5625 अपॉन में 112.5 गुणे 100 ये निकालनी है। अब ध्यान से देखो, इसमें आपको पैटर्न एनालाइज करना पड़ेगा, पैटर्न एनालाइज करके ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन अपना सही है। तो ये पॉइंट हटा दो, एक कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ये हो गया 1000। अब जैसे गुणा भाग करेंगे तो मेरे को एक बात समझ में आ रहा है, एक तो 25 से ऊपर नीचे दोनों कट रहा है, 25 से ऊपर नीचे कट रहा है, और मैं अगर ध्यान से देखूं तो 1 का गुणा 5 में करो तो 5 आएगा, और 125 का गुणा 5 में करो तो 625 आएगा। तो इससे ये सीधे 5 बार कट रहा है, तो सवाल का जवाब हो जाएगा 5000। अगर दिख गया आपको तो आपने अपने 4 6 10 सेकंड आसानी से बचा लिए, और नहीं दिखा तो यार समय थोड़ा किल हो जाएगा। अगला सवाल है, ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट ए 20% प्रॉफिट, बी सेल्स इट टू सी एट 15% लॉस, and C sells it to D at 25% profits. If the difference between the profit of A and C is rupees 132 and B bought the article of rupees X, then what is the value of X? अब A से B को बेचा जा रहा है, B से C को बेचा जा रहा है, और C से D को बेचा जा रहा है। जरा ध्यान से देखो, A, B, C और D के बीच में डिफरेंसेस कैसे निकालोगे। मैंने मान लिया A ने 100 रुपए का खरीदा, A ने B को 20% पे बेचा, 120% कर दिया जो है इस पे, और फिर B ने C को 15% के लॉस में बेचा है। इसका जब 15% निकालोगे, माइनस 15% करोगे, तो 15 दूनी 30, 15 कम 15, निकालते कैसे, 15 दूनी 30, 15 कम 15 3 18, तो ये क्या हो जाएगा -18, -18 करोगे तो जो B है, B ने C को 102 रुपए में बेच दिया। अब C क्या काम करता है, इफ द डिफरेंस C सेल्स इट टू D एट ए 25% प्रॉफिट,
इसको 25% प्रॉफिट में बेचता है, इसका 25% निकालोगे, 25 दूनी 50, 25 शून्य शून्य 5 और 25 से कम 25, तो 25.5 जो है ऐड हो जाएगा इसमें। 25.5 ऐड करोगे तो 127.5 डी को बिकेगा। ये कैलकुलेशन बहुत आसान है, इसको ऐसे ही कैलकुलेट करोगे तो आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन भी आसान है। सवाल में कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑफ ए एंड सी, ए का प्रॉफिट कितना है जरा ध्यान से देखो, ए का प्रॉफिट जो है 20 रुपए है और सी का जो प्रॉफिट अगर देखोगे तो कितना है 25.5 है। सी का जो प्रॉफिट है वो 25.5 ही है, ये तो निकाल ही चुके हैं। इनके बीच का अगर डिफरेंस निकाले तो कितना हो जाएगा 5.5। इनके बीच का डिफरेंस, ये सी का प्रॉफिट है और ये ए का प्रॉफिट है, इन दोनों बीच का डिफरेंस जो है निकाले, अगर इनका डिफरेंस निकाले तो 5.5 हो गया। 5.5 की जो वैल्यू दी हुई है वो 132 दी हुई है, 132 दी हुई है। 11 से काट दो या ये हटा लो, ये 0 हो गया, 11 पचे 55, 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 120 हो गया। 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 5 चौका 20, जो एक की वैल्यू हो गई वो 24 हो गई, एक की वैल्यू हो गई वो 24 हो गई। सवाल में पूछ क्या रहा है, सवाल पूछ रहा है बी बॉट द आर्टिकल, जो है बी ने x रुपए में बॉट किया, मतलब 120 की वैल्यू बतानी है, तो 120 गुणे 24, 120 गुणे 24 करोगे तो 12 चौक 48, 12 दूनी 24 4 28, 2880 ये हमारे सवाल का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। सवाल में बस जैसा जैसा सवाल कह रहा था वैसे वैसे अपने को कैलकुलेट करना था। अगला सवाल है, ए ने एक साइकिल खरीदी और इसे बी को 1000 रुपए के लाभ पर बेच दिया। ए ने मान लो, अब परसेंटेज नहीं खेल रहा है इस वजह से मैं x रुपए मान ले रहा हूं। इसने क्या काम किया, 1000 रुपए, ए ने एक साइकिल खरीदी और इसे बी को 1000 रुपए के लाभ पर बेच दिया। 1000 रुपए का लाभ बेचा मतलब बी को कितना हुआ, x प्लस 1000 पे बेच दिया, ये हमारा बी पे हुआ, ये अगर हमारा ए था। अब सवाल आगे क्या कह रहा है, सवाल आगे कह रहा है बेच दिया, बी ने इसे सी को 5% हानि पर बेच दिया। जो सी को मिला वो x प्लस 1000 का हानि 5% है, मतलब 95% पे बेचा उसने, तो 95/100 जो है ये सी को मिला। सी ने इसे डी को 10% लाभ पर बेच दिया, सी ने 10% लाभ वसूला, तो x प्लस 1000 95/100 और कितना है 10% लाभ बेचा तो 110/100 पे इसे बेच दिया। और जो बिका हुआ है फाइनली डी को 10450 में बचा हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है, जो डी को बिका हुआ है, ये हमारा डी को बिका हुआ है, डी को कितने को पड़ा है 10450, ये इस पे जो है बिका हुआ है। बस हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप ध्यान से देखो, 11 से डिविजिबल है, दिखाई दे रहा है डिविजिबल है, तो 11 से काट लेते हैं, ये 0 0 से कट गया, ये 11 से काटोगे तो 11 9 99, 11 पचे 55, ये हो गया 950, ये 95 से काटोगे हो जाएगा 10, और जब ये 0 सारा उधर जाएगा तो x प्लस 1000 10,000 के बराबर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10,000 के बराबर आ जाएगा। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9,000 के बराबर आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है, साइकिल को सीधे वहां से खरीदा होता, अगर डी ने साइकिल को वहां से खरीदा होता जहां से ए ने खरीदा है, तो डी को ये कितने को पड़ता, अगर वहां से खरीदता तो डी को ये पड़ता 9,000 का। तो पूछ रहा है कि डी का कितना पैसा बच जाता, अभी उसे 10,450 रुपए का पड़ा हुआ है, अगर वो सीधे इस जगह से खरीदता ए की जगह से तो उसे जो है 9,000 रुपए का पड़ता, तो कितने का डिफरेंस आता है 1,450 रुपए का डिफरेंस आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। मस्त सवाल था और ये हो गया आज का क्वेश्चन खत्म। ये रहा आज का क्वेश्चन आज की सीट का। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत बेसिक पैटर्न पे थे और बहुत प्यारे प्यारे से सवाल थे। सारे के सारे सीजीएल मेंस के क्वेश्चन पिछले 4-5 सालों के पूछे गए हैं, सीजीएल मेंस के एक पैटर्न पे क्वेश्चन थे। प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल मैं 4 एक क्लास लूंगा, ठीक है ना, 4 एक क्लास लूंगा और तकरीबन 150 के आसपास आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और तो आप सबसे पहले सीट लेके जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर लो और एक बार जो है मेरी वीडियो को 2x मोड पे लगा के देख लो, जहां जहां आपको कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है। दिस इज द बेस्ट अप्रोच, जिससे आप क्वेश्चन के कैलकुलेशन को और तेज कर सकते हो। जो है प्रॉफिट एंड लॉस बहुत आसान चैप्टर भी होता है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो इस क्लास में इतना ही, अगली क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ और स्पेशल जो है कंसेप्ट और क्वेश्चंस लेके हाजिर होऊंगा।